Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So my dear children, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर के अंदर के टेक्स्ट बुक के पीछे के मतलब चैप्टर के बाद वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। अब इसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर के इलास्टिसिटी वाले सेक्शन के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व किए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके सामने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर के फ्रिक्शन सेक्शन के न्यूमेरिकल्स में आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। दैट इज आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 113, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके अंदर के सब क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, ये 3 क्वेश्चन फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, वो हम लोग इस वीडियो पे सॉल्व करने वाले हैं। रीड करता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल pulled by attaching a spring balance. The force is increased gradually. It is observed that the object just moves when the spring balance shows 50 Newton. तो पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 1, इसमें दे हैव सेड कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास इट इज गिवन एज m इज गिवन एज 50 kg। ओके, यहाँ पर 50 kg का मास दिया हुआ है, इसको पुल कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये जस्ट मूव होती है, कब मूव होती है, ऐसा पूरा लंबा स्टोरी बना के दिया है कि भाई यहाँ पर एक पुली लगाया है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग बैलेंस है, वगैरह वगैरह है, जो भी है। इस पर जब 50 न्यूटन का फोर्स होती है तभी ये जस्ट मूव होती है। सो घूम फिर के तो हम लोग बोल सकते हैं कि यही 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर टेंशन के रूप में यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि नहीं। सो टेंशन के रूप में ये जो टेंशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, कितना अप्लाई हो रही है, सेम 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, वो दे आर सेइंग कि ये मूव हो रही है 50 न्यूटन पे। सो जस्ट मूव हो रही है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन है, आप तो जानते हैं कि फोर्स उस तरफ अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता ही है। तो फ्रिक्शन जो है ना उसके लिमिट पर पहुंचा होगा, इसीलिए जस्ट मूविंग वाला केस पहुंचा होगा। फ्रिक्शन जो है ना उसके लिमिट पे है। ओके, सो जस्ट मूविंग है, सो दैट मीन्स टेंशन जो भी अप्लाई हुआ है वो फ्रिक्शनल लिमिट पे है एंड टेंशन का वैल्यू है 50 न्यूटन, यहाँ पर 50 न्यूटन एंड फ्रिक्शनल लिमिट का वैल्यू होगा इट इज म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन, जैसे कि आप जानते हो म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन। यहाँ पर एन क्या है, एन ऊपर की तरफ एक्ट हो रही है और एम जी नीचे की तरफ एक्ट हो रही है। एन और एम जी दोनों एक दूसरों के साथ सेम रहेंगे, तो यहाँ पर म्यू एम जी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, म्यू विल बी इक्वल टू 50 अपॉन एम जी। तो 50 अपॉन m के जगह पे लिखूंगा मैं 50 kg, जो कि क्वेश्चन में दिया है, मल्टीप्लाइड बाय g की जगह पे 10 लिखूंगा। ये कैंसिलेशंस होने के बाद म्यू का वैल्यू आपको मिलेगा 1/10 या फिर 0.1, कोई यूनिट नहीं होता है इसके लिए। दैट्स इट, ये आपका सॉल्यूशन है। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। था ना बहुत ही सिंपल। ऐसा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका। ओके, सो आई विल जस्ट डू द क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रहा हूं मैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 37 kg रेस्ट्स ऑन अ रफ सरफेस horizontal plane having coefficient of friction 0.3. Find out the least force required to just move the block. वापस सेम स्टोरी है। सो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है 37 kg। इसको फोर्स अप्लाई करके जस्ट मूव करवाना है। अब जस्ट मूव जब करवाएंगे तो इसका फ्रिक्शन जो है वो तो फ्रिक्शनल लिमिट तक पहुंचा ही होगा। तो अब जस्ट मूविंग के केस में फोर्स जो है ना उतना ही फ्रिक्शनल लिमिट का वैल्यू होता है, मतलब लिमिट जस्ट क्रॉस करने पे जस्ट मूव होता है। वो जस्ट क्रॉसिंग वाले को हम लोग इग्नोर करके ऑलमोस्ट इक्वली समझ लेते हैं। ओके, तो फोर्स पूछा है, फ्रिक्शनल लिमिट का वैल्यू होता है म्यू एन एंड म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन के जगह पे मैं एम जी लिखूंगा जैसे पिछली बार लिखा मैंने, एंड म्यू के जगह पे वैल्यू उन्होंने दिया है 0.3, मल्टीप्लाइड बाय मास के जगह पे दिया है 37, जी के जगह पे वैल्यू दिया है 10। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 37 हो जाता है, दैट इज नथिंग बट लगभग 108 न्यूटन के आसपास होगा आंसर। ओके, 3 मल्टीप्लाइड बाय मतलब 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 37 मल्टीप्लाइड बाय 10, 3 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं तो फिर हम लोग अगर थोड़ा और एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की अगर कोशिश करें, ये 108 तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा, आपको अगर एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है इसको जी का वैल्यू 10 रख के, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इट्स लाइक 37 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है।
7 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है भाई 21 होता है। 9 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, सो 111 हो जाएगा। सो फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा 111 न्यूटन। 111 कब आता है, जब जी का वैल्यू आपने 10 डाला होगा। टेक्स्ट बुक में आपका आंसर 108.8 है। वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने वहां पर जी का वैल्यू जो कंसिडर किया दैट इज 9.8 कंसिडर किया है, नॉट अ बिग डील। ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन प्लीज नोट इट डाउन। My dear children, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। A body of mass 37 kg rests on a rough horizontal surface. The minimum horizontal force required to just start the motion is 68.5 न्यूटन। ओके, चलो एक एक करके मैं डेटा लिख लेता हूँ। सबसे पहली बात, सो मास का वैल्यू दिया है 37 kg एंड जस्ट स्टार्ट द मोशन का मतलब तो आप जानते हैं कि जो भी फोर्स जस्ट स्टार्ट करने के लिए लगता है वो फ्रिक्शनल लिमिट से इक्वल होता है। फ्रिक्शनल लिमिट का वैल्यू हो जाएगा 68.5 न्यूटन। इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नो एक्सेलरेशन। ओके, तो अ फोर्स ऑफ 43 न्यूटन इज नीडेड। इसका मतलब बॉडी मूव हो रही है तो उसको फोर्स लगता है 43 न्यूटन। मूव हो रही है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन पे आ जाता है। एंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है मतलब जीरो एक्सेलरेशन से मूव करना है। मतलब समझ जाइए, बॉडी अगर मूव हो रही है तो हम जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे ये फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ये फोर्स और फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन इस केस में, काइनेटिक, बिकॉज इट इज मूविंग। फोर्स और फ्रिक्शन एक दूसरे से कैंसिल होना चाहिए, तब जाके वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो पाएगी, दैट इज जीरो एक्सेलरेशन से मूव हो पाएगी। सो इन शॉर्ट यहाँ पर जो फोर्स की बात कर रहे हैं वो लोग दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। द फोर्स वैल्यू इज सेड टू बी 43 न्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन? म्यू एस का वैल्यू पूछा है और म्यू के का वैल्यू पूछा है। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील बेसिकली। एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन। एन की जगह पे मैं लिखूंगा एम जी, बात खत्म। डाल दीजिए वैल्यूज। एफ एल के जगह पे डालूंगा मैं 68.5 इज इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई मास के जगह पे 37 मल्टीप्लाइड बाई जी के जगह पे 10। इसमें से आपको म्यू एस का वैल्यू मिल जाएगा। म्यू एस का वैल्यू 68.5 अपॉन 370। जो आपको आंसर देगा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, ये आपको आंसर देगा 0.185। ये होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। अब नेक्स्ट जो उन्होंने सवाल पूछा है काइनेटिक फ्रिक्शन का पूछा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाइड बाई एन। काइनेटिक फ्रिक्शन की जगह पे क्या वैल्यू डालेंगे भाई, 68 थोड़ी है यार, यहाँ पर तो 43 है ना। 43 इज इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाइड बाई एन के जगह पे एम जी लिखूंगा, एम के जगह पे 37 लिखूंगा, जी के जगह पे 10 लिखूंगा। दैट मीन्स म्यू के इज इक्वल टू 43 अपॉन 370। सो आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.127। ये होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। सो माय डियर चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स, टेक्स्ट बुक के पीछे के जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है विच वाज रिलेटेड टू फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को कैसे सॉल्व करना है। सो आई बिलीव ये लेक्चर काफी फ्रूटफुल था आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय बाय।